अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। अभी तक हमने वेबसाइट को बिगिनर लेवल पर काफी हद तक बना लिया है। हमने पेजेस और पोस्ट को भी बनाकर देखा, हमने मेन्यू को भी क्रिएट किया और लास्ट में हमने विजेट्स के बारे में भी डिटेल से डिस्कस किया था और उनको बनाना भी सीखा था कि किस तरीके से आप विजेट्स को बना सकते हैं और अपनी फुटर एंड साइड बार में ऐड कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे उस इम्पोर्टेंट टॉपिक की जिसके बारे में मैं आपके साथ दराज के लास्ट सेशन से बात करता आ रहा हूँ। उसका नाम है ब्रांडिंग। हमारी वेबसाइट अभी भी डिफॉल्ट लग रही है। आज हम अपनी वेबसाइट को अपनी ब्रांडिंग देंगे, उसके कलर को चेंज करेंगे, लोगो लगाएंगे, हेडर और फुटर को देखेंगे और साथ ही हम ये भी समझेंगे कि क्लासिक थीम और ब्लॉक थीम में कस्टमाइजेशन का तरीका क्यों डिफरेंट है। आज की डेट में वर्डप्रेस में कस्टमाइजेशन के दो तरीके हैं। अगर आप ऑस्ट्रा, कैडेंस या जनरेट प्रेस जैसी क्लासिक थीम यूज कर रहे हैं तो आप कस्टमाइजर को यूज करेंगे, और अगर आप 2025 या 6 जैसी ब्लॉक थीम यूज कर रहे हैं तो फिर आप साइट एडिटर को यूज करेंगे कस्टमाइजेशन के लिए। इन दोनों का इंटरफेस अलग है लेकिन गोल एक ही है, वेबसाइट को अपनी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज करना। अगर आपका एक दोस्त मैनुअल गाड़ी चलाता हो और दूसरा ऑटोमेटिक गाड़ी चलाता हो तो दोनों का ड्राइविंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन दोनों एक ही डेस्टिनेशन पर पहुंचती हैं। बिल्कुल इसी तरह कस्टमाइजर और साइट एडिटर का पर्पस एक ही है। हर प्रोफेशनल वेबसाइट की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, जैसे कि लोगो, वेबसाइट का नाम, कलर और फॉन्ट, ये सब मिलकर एक ब्रांड को बनाते हैं। इसीलिए ब्रांडिंग को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप क्लासिक थीम यूज कर रहे हैं तो अपीयरेंस में कस्टमाइज का टैब ओपन करेंगे, और अगर आप ब्लॉक थीम को यूज कर रहे हैं तो फिर अपीयरेंस में एडिटर के टैब को ओपन करेंगे। लेकिन थीम इंस्टॉल करते हुए मैंने आपसे एक बात कही थी कि हम प्रैक्टिस के लिए ऑस्ट्रा थीम को यूज करेंगे। ऑस्ट्रा थीम भी क्लासिक थीम है क्योंकि आज भी सबसे ज्यादा क्लासिक थीम ही यूज होती है। इसीलिए मैं भी आपको ट्रेनिंग क्लासिक थीम पर ही दूंगा ताकि आप क्लासिक थीम में अच्छे तरीके से कस्टमाइजेशन कर सकें। अब सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं ताकि हमारे पास इसका पुराना इंटरफेस आ जाए। उसके बाद हम अपीयरेंस में कस्टमाइज का टैब ओपन करेंगे तो आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन होगा जो कि आप प्रीवियस क्लासेस में देखते भी आए हैं। अगर आप आस्ट्रा थीम को यूज कर रहे हैं तो इसमें आपको एक हेडर का टैब मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कुछ ऑप्शंस आएंगी। अगर आप आस्ट्रा थीम को यूज नहीं कर रहे, कोई और थीम यूज कर रहे हैं तो फिर उनके मेन्यू थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन फ्रंट एंड पर यूजर को वही चीजें नजर आएंगी जो आप इसमें चेंज करेंगे। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आप आस्ट्रा थीम ही यूज करें ताकि आपको हर पॉइंट की समझ आ सके। अब यहाँ देखें, सबसे पहली जो ऑप्शन है आपके पास साइट टाइटल एंड लोगो, इस पर आप क्लिक करेंगे तो अब आपके पास एक और विंडो ओपन होती है। सेलेक्ट लोगो वाले टैब पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी में जितनी भी इमेजेस हैं वो आपके पास शो होंगी। अगर आप मजीद कोई फाइल को अपलोड करना चाहते हैं तो आप अपलोड फाइल से उसे अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी वो अपलोड है फाइल तो आप इधर से उस लोगो को सेलेक्ट कर लें तो ये देखिएगा आपके पास वो इमेज आ जाएगी और आप उसका साइज सेलेक्ट करके या तो इस इमेज को क्रॉप कर दें, या अगर आपने वो फुल इमेज रखनी है तो स्किप क्रॉपिंग करके ये 100% जो उसका साइज है वही आपके पास ऐड हो जाएगी। अब आप ये देखें कि हमारे हेडर में ब्रांडिंग का लोगो आ चुका है। अब इसका साइज चूंकि बहुत बड़ा है तो इसे हमें एडजस्ट करना है, तो वो हम किस तरीके से करेंगे ये देखें। लोगो की आपने विड्थ को चेंज करना है तो हाइट उसकी बाय डिफॉल्ट ही चेंज हो जाएगी। अब आप जितना भी साइज इसे रख लेना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। ये देखिएगा जैसे ही मैं इसे मूव करता हूं तो साइज इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। अब उसके बाद ये टाइटल आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इस टाइटल को इस जगह से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमने सेटिंग वाली क्लास में देखा था कि हम सेटिंग में जाकर किस तरीके से जनरल सेटिंग में अपनी साइट का टाइटल चेंज कर सकते थे, उसी तरह हम यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ अपनी साइट का टाइटल चेंज करेंगे तो वहाँ हमारी जनरल सेटिंग में भी
इसका टाइटल चेंज हो जाएगा। अब या तो हम अपनी वेबसाइट का सिर्फ टाइटल लिखें या लोगो लगाएं, दोनों लगाएंगे तो हमारे वेबसाइट का डिजाइन खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि साइट टाइटल की जो विजिबिलिटी है हमने ऑफ रखनी है, कंप्यूटर पर, टैबलेट पर और मोबाइल पर। ये देखें तीनों मैंने अनचेक कर दिए हैं। तो अब ये टाइटल रिमूव हो चुका है। ये साइट की टैग लाइन थी, ये भी हमने जर्नल सेटिंग में डिस्कस किया था। अगर आपने सेटिंग वाली क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को भी आप जरूर देखिएगा, ताकि आप अपनी वेबसाइट की ठीक तरीके से सेटिंग कर सकें। अगर हम कहते हैं कि टैग लाइन को हमने शो करना है तो टैग लाइन को आप शो भी कर सकते हैं, लेकिन इसे आप हाइड ही रखिएगा, इसकी अभी हमें कोई जरूरत नहीं होती। अब यहाँ तक हमारा काम मुकम्मल हो चुका, लोगो हमारा ऐड हो चुका है। तो अब हम चलते हैं बैक पर और मजीद ऑप्शंस को देखते हैं। जैसे ही आप कुछ चेंजिंग करते हैं तो कोशिश आपने करनी है कि फौरन पब्लिश बटन पर क्लिक करना है, ताकि आपकी चेंजेस जितनी भी हैं वो रिमूव ना हो सके। अब हम बात करेंगे वेबसाइट के कलर पर, जो कि ब्रांडिंग का हिस्सा होते हैं। वेबसाइट में कलर सिर्फ डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते, ये भी आपकी ब्रांडिंग का हिस्सा है। और फॉन्ट भी रीडेबिलिटी इंप्रूव करते हैं। हमेशा सिंपल और रीडेबल फॉन्ट को आपने यूज करना है। अब यहाँ देखें, आपको आस्टा थीम में ही ग्लोबल का ऑप्शन जो नजर आएगा, यहाँ आप देखें कलर का ऑप्शन भी है और टाइपोग्राफी का भी है। टाइपोग्राफी क्या होती है, ये आपका फॉन्ट कहलाता है। अगर आप कहते हैं कि जो बॉडी है, बॉडी से मुराद हेडर से लेकर फुटर तक, ये मुकम्मल आपकी बॉडी कहलाती है। इसके अंदर जो भी आप पैराग्राफ लिखते हैं या हेडिंग लिखते हैं, उसका फॉन्ट क्या रखना है। हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं कि फॉन्ट हमने रखना है एरियल। आप ये देखें फॉन्ट चेंज हो चुका है। मैं वापस इनहेरिट करता हूँ तो आप देखिएगा फॉन्ट फिर से चेंज हो जाएगा। हमने अपनी वेबसाइट की जो बॉडी है पूरी, उस बॉडी के अंदर फॉन्ट रखना है एरियल। अब ये देखें रीडेबल फॉन्ट बन गया। और वेबसाइट की जितनी भी हेडिंग्स हैं, उन हेडिंग का फॉन्ट हमने क्या रखना है, वो भी हम कर देते हैं एरियल। इस हेडिंग का आपको सिंगल पोस्ट में जाकर सही आइडिया होगा। जैसे हमने लास्ट क्लास में सिंगल पोस्ट के ऊपर काम किया था साइड बार ऐड करते हुए। जब हम उस पेज को ओपन करेंगे, मैं आपको पेज ओपन करके दिखाता हूं ताकि आपके सामने वो चीज क्लियर हो जाए। अब ये देखें, इस वक्त ये जो हेडिंग है, इसका फॉन्ट है इनहेरिट। इसके फॉन्ट को हमने चेंज करना है एरियल में। ये देखें, अब हमारी हेडिंग का फॉन्ट भी चेंज हो चुका है। अगर हम इसका साइज बढ़ाना चाहते हैं तो हम इसका साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं। अब हम कहते हैं कि हमारी वेबसाइट की जो H1 है, H1 से मुराद हेडिंग 1 है। किसी भी वेबसाइट में 6 हेडिंग होती हैं, H1, H2, H3 से लेकर H6 तक, ये 6 हेडिंग्स होती हैं। H1 मेन हेडिंग कहलाती है, जो कि गूगल में रैंक करने में भी हमें हेल्प करती है और हमारी वेबसाइट में भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। उसके बाद इम्पोर्टेंस होती है H2 की, फिर H3 की, इसी तरह H6 तक। इसी पोस्ट में ये जो हेडिंग आप देख रहे हैं, ये हेडिंग भी H1 कहलाती है। कोई भी आप थीम यूज करेंगे, उस थीम की जो मेन हेडिंग होगी, जो आप पोस्ट क्रिएट करते हुए टाइटल देते हैं, हर थीम उसे बाय डिफॉल्ट H1 बनाती है, क्योंकि उसी हेडिंग ने गूगल में रैंक होना होता है। और उसी हेडिंग के अंदर हम अपने कीवर्ड को ऐड करते हैं, ताकि गूगल को हेल्प हो सके हमारी पोस्ट को तलाश करने में। ये चीजें आपको एडवांस लेवल में क्लियर होंगी जब हम अपनी वेबसाइट की एसईओ करेंगे। अब सेकंड वाला देखिए, कलर। आपकी वेबसाइट का कलर आपके लोगों के साथ मैच होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक स्कूल है, वो डेली अपनी यूनिफॉर्म का कलर चेंज कर रहा है। जैसे कि उसने कहा कि मंडे को हम ब्लू यूनिफॉर्म पहनेंगे, ट्यूसडे को ग्रीन पहनेंगे, वेडनेसडे को पिंक पहनेंगे। इसी तरह 6 टाइप की हम यूनिफॉर्म को पहनेंगे पूरे हफ्ते में। तो आप सोचिए कि कितनी अजीब बात लगेगी। इसी तरह वेबसाइट में भी आप हर जगह अलग अलग कलर को यूज नहीं करते। आपकी कलर चॉइस आपके लोगों के साथ मैच होनी चाहिए और 2 से 3 कलर ही चूज करने चाहिए। आपने अक्सर वेबसाइट को विजिट किया होगा तो उनके जो पैराग्राफ हैं, हमेशा आप ब्लैक कलर में ही देखते होंगे, और यही ब्लैक कलर ही यूज होता है पैराग्राफ को लिखने के लिए।
क्योंकि इससे फॉन्ट रीडेबल बन जाता है। अब इस जगह से हम अपने कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमने अपनी वेबसाइट में किस किस जगह पर क्या कलर अप्लाई करने हैं। जैसे कि हम फर्स्ट वाली ऑप्शन में कलर को चेंज करके देखते हैं कि इसके चेंज करने से हमारी वेबसाइट में क्या चेंजेस आती हैं। इसको हम अपने ब्रांड लोगो के मुताबिक कलर को सेलेक्ट करेंगे। तो आप ये देखें, यहाँ पर बिल्कुल साइड पर देखिएगा, साइड बार में आप देखिएगा, मैं अभी रीसेट करता हूँ और अब देखिएगा, और जैसे ही मैंने अपने ब्रांड लोगो का कलर सेलेक्ट किया तो आप देखिएगा कि किस तरह साइड बार में कलर चेंज हो जाता है। आपकी वेबसाइट में लिंक लगे हुए हैं तो उस जगह पर ये कलर अप्लाई हो जाएगा और साथ ही साथ आपका बटन का कलर भी चेंज हो जाएगा। अब ये देखें कि बटन पर पहले एक ऑरेंज शेड है और उसके बाद जैसे ही मैं अपने कर्सर को ले जाता हूँ तो वो ब्लू हो जाता है। ये कहलाता है होवर इफेक्ट, यानी कि माउस को जैसे ही आप बटन पर लेकर जाएं तो उसका कलर चेंज हो जाए, इसको होवर इफेक्ट कहते हैं। वो कैसे होगा, ये देखें साइड पर एक लिखा हुआ है लिंक। लिंक पर हमने कलर सेट कर दिया ऑरेंज शेड, और जब भी कोई कर्सर लेकर जाएगा इस जगह पर तो फिर उसकी शेड हो जाएगी ये ब्लू। ये देखें ऊपर लिखा हुआ है होवर, तो फिर ये हो जाएगा ब्लू। किसी भी लिंक पर लेकर जाएं कर्सर तो आप देखेंगे कि इसका कलर ब्लू में चेंज हो जाएगा। इसको भी हमने चेंज करना है तो हम कहेंगे कि इसका कलर थोड़ा सा हम लाइट कर देते हैं ऑरेंज से, और अब आप देखिएगा कि जैसे ही मैं इस पर कर्सर ले जाऊंगा तो ये कलर भी चेंज हो जाएगा। ये ऊपर देखें, जो नेविगेशन मेन्यू था हमारा, उस पर भी जैसे ही आप कर्सर ले जाएंगे तो उसका भी कलर चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर हमने हेडिंग में, ये हमारी हेडिंग है, अगर हमने हेडिंग में कोई कलर सेलेक्ट करना है, हम चाहते हैं कि हेडिंग में कलर थोड़ा सा ब्लू डार्क में आए, तो ये देखें हेडिंग का कलर भी चेंज हो चुका है। आपने कलर को कभी भी इस तरीके से मल्टीपल मिक्स नहीं करने कि आप 5-6 कलर का इफेक्ट दे दें। हमेशा कोशिश कीजिएगा 2 से 3 कलर ही आपने रखने हैं और वो कलर आपके लोगो के साथ मैच करते हों। इससे आपकी वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस भी इंक्रीज होगा। जब आप पूरी वेबसाइट को मल्टीपल कलर से भर देंगे तो यूजर को वो वेबसाइट अच्छी नहीं लगेगी और वो पेज को क्लोज कर देगा। अगर आप पैराग्राफ का कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड कभी भी नहीं करूंगा कि किसी और कलर में रिप्लेस करें। इसका कलर ब्लैक ही रखिएगा। अब बैक चलते हैं और देखते हैं कि कंटेनर क्या चीज है। कंटेनर कहलाता है इस जगह से लेकर जहां इस वक्त मेरा कर्सर है, यहां से लेकर इस जगह तक ये कंटेनर कहलाता है। अगर आपने इसके साइज को चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं कि कंटेनर की आपने विड्थ कितनी रखनी है। अभी सेलेक्ट है 1200 पिक्सल। अगर मैं इसको 1500 पिक्सल कर देता हूं तो आप देखिएगा कि क्या चेंजेस आती हैं। ये देखें गाइस, अब पेज की विड्थ इंक्रीज हो चुकी है। इसी तरह आप अपने पेज की विड्थ को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं और ये विड्थ पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। एक और ऑप्शन है हमारे पास बटन्स। अब आपके पास ये बटन इस टाइप का जो शो हो रहा है, आप कहते हैं कि इस बटन को राउंड शेप में आना चाहिए तो आप इसे राउंड शेप में भी कर सकते हैं। ये देखें चेंज हो चुका है। जब आप किसी भी एक शेप को सिलेक्ट कर देंगे तो आपकी वेबसाइट में जिस जगह पर भी बटन लगा हुआ है तो वो सब जगह पर एक ही शेप अप्लाई कर देगा। अब हम फुटर को थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। सबसे बॉटम में देखें, ये हमारे पास फुटर है। जब लास्ट की लास्ट में हमने इस विजेट को ऐड किया था फुटर में, तो मैंने आपसे एक बात बोली थी कि आप सिर्फ फंक्शंस को भी समझें, डिजाइन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अब हम इस डिजाइन को ठीक करते हैं। सबसे पहले इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, आपके पास इस किस्म की विंडो ओपन होगी और जर्नल के साथ आप देखें डिजाइन का एक टैब है, इस टैब पर आप क्लिक करें। अच्छा गाइज, एक और चीज भी है, हमने 3 कॉलम क्रिएट करके और इनका जो साइज रखा था वो हमने बिल्कुल इक्वल साइज रखा था।
आप इस साइज को चेंज भी कर सकते हैं। मैं सेकंड वाला सेलेक्ट करता हूं तो चेंजेस देखिएगा, ये देखें फुटर मेन्यू वो अब थोड़ा सा आगे आ चुका है और इस पोर्शन को सबसे ज्यादा स्पेस मिल चुकी है जिसमें हमने लोगो ऐड किया था। अगर मैं थर्ड वाले को सिलेक्ट करता हूं तो अब ये एड्रेस वाले पोर्शन को ज्यादा स्पेस दे देगा। फोर्थ वाला सेंटर वाली पोर्शन को अब ज्यादा स्पेस देगा। अगर आप अपनी वेबसाइट में फुटर के अंदर लोगो और अपनी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं तो बेटर ये है कि उस पोर्शन को आप ज्यादा स्पेस दें। जैसे कि इस वेबसाइट में हमने स्पेस अप्लाई की थी फुटर में ब्रांडिंग वाले पोर्शन को, ये देखिए पहले वाले पोर्शन को हमने ज्यादा स्पेस दी है और जो बाकी की स्पेस बची है वो 3 पोर्शन में हमने डिवाइड कर दी थी। इसी तरह यहाँ पर भी आपने इस पोर्शन को स्पेस ज्यादा देनी है। उसके बाद जर्नल के साथ है डिजाइन का टैब, इस पर आप क्लिक करेंगे। कलर को हम चेंज कर देते हैं ट्रांसपेरेंट में या वाइट शेड दे देते हैं, बिल्कुल ये वाइट कलर, ये देखिए दोस्तों अब पहले से खूबसूरत नजर आ रहा होगा आपको। उसके बाद हम इस इमेज वाले बॉक्स में इस पेंसिल के आइकन को सिलेक्ट करेंगे और इमेज के साइज को भी हम छोटा कर देंगे। ये देखिए गाइस बॉटम वाले फुल स्टॉप को हमने पकड़कर थोड़ा सा छोटा कर दिया। अब ये इमेज पहले से ज्यादा अच्छी लग रही है। हमने इस इमेज को सेंटर में किस तरीके से लाना है, ये देखें इमेज अब सेंटर में आ चुकी है। उसके बाद आप सबसे नीचे देखें कि कॉपीराइट के आगे एक लिखा हुआ पावर्ड बाय आस्ट्रा थीम, इसको भी अगर हमने चेंज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि इस पोर्शन पर हमने क्लिक किया तो यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है पावर्ड बाय ऑथर, इस पोर्शन को हम डिलीट कर देते हैं। अब ये देखें अब सिर्फ हमारी वेबसाइट का नाम ही इधर शो होगा। अब इस पूरी सेटिंग को हम पब्लिश करेंगे और चेक करेंगे कि ये हमारी वेबसाइट पर इम्प्लीमेंट हो चुकी है या नहीं हुई। पहले वाला डिजाइन हमारे पास इस तरह का शो हो रहा था। पेज को हम दोबारा से रीलोड करते हैं और ये देखें ये सब चीजें हमारी वेबसाइट पर इम्प्लीमेंट हो चुकी है। सिंगल पोस्ट में जाएं, यहाँ पर भी देखें हर जगह पर कलर जो भी हमने अप्लाई किए थे वो चेंज हो चुके हैं। आज आपने वेबसाइट को पर्सनलाइज करना भी सीख लिया है। अब वेबसाइट सिर्फ वर्डप्रेस की नहीं आपकी ब्रांड की वेबसाइट लग रही है। शायद आप ये सोच रहे हो कि हम थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, तो उसकी रीजन ये है कि हमारे साथ बहुत से बिगनर स्टूडेंट हैं जिनको वर्डप्रेस के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है। इसलिए मैं हर क्लास में एक एक टॉपिक को कवर कर रहा हूं ताकि बिगनर स्टूडेंट को इजीली हर चीज क्लियर हो सके। और मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास भी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जो कि इन सब क्लासेस से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। उसमें हम अपनी वेबसाइट का मेन पेज डिजाइन करेंगे ताकि हम अपनी वेबसाइट के डिफॉल्ट पेज से निकलकर अपने कस्टम पेज पर आ सकें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।